हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रूस की बोल्शेविक क्रांति के अगले भाग 3 में वीडियो में बात करेंगे। अभी तक हमने बोल्शेविक क्रांति के 2 वीडियो में 6 कारणों के बारे में चर्चा की, क्या क्रांति थी, इसकी भूमिका के बारे में बात की। अब हम 7वें कारण से आगे की बात करते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बोल्शेविक क्रांति के अगले कारणों पर चर्चा करूंगी। रूस में बौद्धिक क्रांति। तो फ्रांस की भांति रूस में भी 1917 की क्रांति से पूर्व एक बौद्धिक क्रांति हुई। रूस में पश्चिमी यूरोप के उदारवादी विचारों का प्रवेश होने लगा। जार ने इन विचारों के आगमन पर रोक लगाने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। रूस का मध्यम वर्ग पश्चिमी विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुआ और टॉलस्टॉय, तुर्गनेव तथा दोस्तोयेव्स्की के उपन्यासों ने रूस की शिक्षित जनता को बहुत अधिक प्रभावित किया। इसी प्रकार मार्क्स, मैक्सी-गोर्की और बाकुनिन के समाजवादी विचारों ने रूसी समाज में भारी बौद्धिक क्रांति उत्पन्न कर दी। रूस की इस बौद्धिक क्रांति ने 1917 की राजनीतिक क्रांति को प्रोत्साहन दिया। समाजवादी विकास की हम बात करें अगले पॉइंट में, तो 1860 के बाद किसानों की दयनीय स्थिति से प्रभावित होकर कुछ बुद्धिजीवियों ने समाजवादी विचारधारा को आधार बनाकर एक आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन के समर्थकों को नारोदनिकी कहा जाता था। वे चाहते थे कि किसानों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया जाए और मार्क्सवादी विचारधारा का इससे प्रभाव बढ़ने लगा। कुछ समय बाद समाजवादी 2 दल में विभाजित हो गए, क्रांतिकारी समाजवादी दल और दूसरा समाजवादी लोकतंत्र दल। 1903 में समाजवादी लोकतंत्र दल भी 2 भागों में विभाजित हो गया, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक दल के नेता लेनिन था, जो रूस में सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित करना चाहता था, और मेंशेविक दल मजदूर वर्ग के साथ साथ अन्य वर्गों के सहयोग से रूस में जनतंत्र स्थापित करना चाहता था। सम्राट ने समाजवादी विचारों के प्रसार को रोकने के लिए अनेक समाजवादी नेताओं को बंदी बनाया, किंतु किसानों और मजदूरों में बढ़ते हुए असंतोष के कारण रूस में समाजवादी विचारों का बड़ी तीव्र गति से प्रसार हुआ। समाजवादी विचारधारा ने क्रांति को अवश्यंभावी बना दिया। अगले पॉइंट की हम चर्चा करें, रूसी नौकरशाही की अयोग्यता। तो पीटर महान ने शासन संचालन के लिए विशाल नौकरशाही का निर्माण किया था और नौकरशाही के उच्च पदाधिकारी कुलीन वर्ग के व्यक्ति थे जो स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश थे। ऐसे शासन में विश्वास करते थे। जनता के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी। निकोलस II में योग्य व्यक्तियों के चुनाव करने की क्षमता नहीं थी, अतः उसके समय में कई अयोग्य व्यक्तियों को शासन की नीति को प्रभावित करने का अवसर मिल गया। वे अयोग्य व्यक्ति मनमाने ढंग से शासन करते थे तथा जनता का शोषण करते थे। रूसी नौकरशाही के उच्च पदों पर जर्मन पदाधिकारी भी नियुक्त थे, जिन्हें रूसी जनता के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। नौकरशाही न केवल अयोग्य ही थी वरन पूर्णतः भ्रष्ट भी थी। प्रथम विश्व युद्ध में इस भ्रष्ट नौकरशाही ने सेना की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया। रसद तथा युद्ध सामग्री के अभाव में रूसी सैनिक बेमौत मारे जाने लगे। युद्ध के लिए एकत्र की जाने वाली धनराशि का वे दुरुपयोग करने लगे। फलस्वरूप युद्ध में रूसी सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी और रूस की प्रतिष्ठा को भारी आघात पहुंचा। इससे जनता के असंतोष में बहुत वृद्धि हुई और सर्वत्र क्रांति के चिन्ह दिखाई देने लगे। इसलिए कहा जाता है कि युद्ध ने अवसर प्रदान किया और भाग्य ने लेनिन जैसा नेता उत्पन्न किया, जिसने अवसर का पूरा लाभ उठाया। आगे हम क्रांति के पश्चात रूस की क्या स्थिति होती है, कितने बुद्धिजीवियों ने इसकी व्यवस्था को सुधारने में योगदान दिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो में